दोस्तों नमस्कार, एमटी टॉक शो में आपका स्वागत है। अभी तक तो औरंगजेब पर खूब विवाद राजनीति में चल रहा था। उत्तर प्रदेश में तो बहुत ही ज़बरदस्त विवाद चल रहा था। हालांकि महाराष्ट्र के एक विधायक अबू आजमी ने औरंगजेब की थोड़ी सी तारीफ की तो उसको लेकर विवाद घिर गया। भारतीय जनता पार्टी लगातार समाजवादी पार्टी को घेर रही है। अब उसके बाद सलार गाजी पर विवाद हुआ। सलार गाजी से संबंधित जगह जगह जहाँ मेले लगते थे उस पर प्रतिबंध लग गए। संभल में नहीं मेला होगा तो बहराइच में भी जो है नहीं होगा, तो यहाँ तक कि प्रयागराज में सिकंदरा में भी एक जगह लगता था मेला, वहाँ भी जो है ताला लटक गया। इसी बीच राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन के बयान से जो है और भी मामला भड़क गया। उन्होंने जो है राणा सांगा का नाम लिया कि राणा सांगा ने जो है बाबर को आमंत्रित किया था और राणा सांगा को जो है उन्होंने गद्दार बताया। मैं 2-3 किरदारों पर बात कर लूँ। राणा सांगा कौन थे, राणा सांगा ने क्या बाबर को जो है आमंत्रित किया था, इस पर तो मैं बात करूँगा। रामजी लाल सुमन के बारे में भी जान लीजिए। रामजी लाल सुमन वही नेता हैं जब समाजवादी पार्टी ने रामजी लाल सुमन, जया प्रदा और आलोक रंजन को राज्यसभा का प्रत्याशी बनाया था। उसी दौरान आलोक रंजन और जया प्रदा के नाम पर स्वामी प्रसाद मौर्य जो विधान परिषद के सदस्य थे वे नाराज हो गए। उन्होंने तो विधान परिषद से इस्तीफा ही दे दिया कि समाजवादी पार्टी पीडीए का नाम लेती है और आलोक रंजन और जया प्रदा को जो है कि रामजी लाल सुमन के बारे में कोई जो है उनको आपत्ति नहीं थी। उसी आधार पर डॉक्टर पल्लवी पटेल, अपनादन कबीरावादी की जो समाजवादी पार्टी के ही सिंबल से विधायक हैं, वो भी नाराज हो गई। लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने भी साथ छोड़ दिया। उन्होंने कहा बात पीडीए की होती है तो इसमें जो है सवर्ण समाज के जया प्रदा और आलोक रंजन को क्यों जो है प्रत्याशी बनाया गया। हम वोट नहीं देंगे उनको, हम रामजी लाल सुमन को वोट देंगे। रामजी लाल राज्यसभा के सदस्य बने। अभी औरंगजेब पर बात करते हुए राज्यसभा में रामजी लाल सुमन ने कहा कि औरंगजेब अगर गद्दार था तो उसके बुलाने वाले राणा सांगा भी गद्दार थे। राणा सांगा ने ही जो है बाबर को आमंत्रित किया था। इसी से मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई इब्राहिम लोदी को हराने के लिए। हम बता दें दिल्ली सल्तनत के अंतिम राजा, अंतिम बादशाह जो है वो इब्राहिम लोदी थे। जब बाबर जो है भारत पर आक्रमण करने की कोशिश कर रहा था तो 1526 में उसने इब्राहिम लोदी को हरा कर जो है भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की। राणा सांगा का उसमें क्या रोल था? राणा सांगा को गद्दार और खुद जो रामजी लाल सुमन ने कहा कि अगर जो है क्या कहते हैं कि राणा सांगा ने बुलाया और राणा सांगा गद्दार हैं तो भाजपा वाले उनकी औलाद हैं तो वो कहाँ से, मतलब इस तरीके की भाषा का उन्होंने इस्तेमाल किया और फिर कहा कि जो इतिहास है वो इतिहास है, ऐतिहासिक तथ्य है, मैं किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता। ये रामजी लाल सुमन ने कहा। अब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में रामजी लाल सुमन के राणा सांगा को गद्दार कहने वाली बात पर घमासान मचा हुआ है। केशव प्रसाद मौर्य का भी बयान उस पर है, तो भाजपा नेता ब्रजभूषण शरण का भी बयान है, तो संगीत सोम का भी जो है सीधे अखिलेश यादव को दोषी बना रहे हैं कि वो तो रामजी लाल सुमन ने अपनी बात थोड़ी बोली, वो तो अखिलेश यादव की बात को उन्होंने जो है आगे किया है। अखिलेश यादव के ये बयान है। कुछ लोग कह रहे हैं अखिलेश यादव का करियर ख़त्म, लेकिन अखिलेश यादव भी जानते हैं कि सवर्ण समाज से क्षत्रिय समाज आता है जो उनको कम वोट करता है। भाजपा का पेट वोटर है, उनको इससे कोई समाजवादी पार्टी को बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन नहीं, समाजवादी पार्टी के एक विधायक हैं, महासचिव हैं, उन्होंने जो है सपोर्ट भी किया है रामजी लाल सुमन का। उन्होंने कहा कि महापुरुषों की कब्र पर जो है ये नहीं होना चाहिए विवाद। उन्होंने औरंगजेब को महापुरुष भी बताया। राणा सांगा मेवाड़ के राजा थे। उनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने बहुत से युद्ध लड़े। अब राणा सांगा ने बाबर को आमंत्रित किया था या नहीं किया था, इस पर इतिहासकारों में थोड़ा सा मतभेद है। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि बाबर खुद राणा सांगा से संपर्क किया था
और कुछ इतिहासकार कहते हैं कि जो है राणा सांगा ने बाबर को पत्र लिखा था। राणा सांगा के पत्र का जिक्र जो है बाबर ने खुद अपनी किताब बाबरनामा में किया है। देखिए, सही मायने में तो इब्राहिम लोदी के एक भाई थे आलम खान। इब्राहिम लोदी के भाई जो थे उन्होंने जो है क्या कहते हैं, आलम खान लोदी नाम था, उसने जो है बाबर से संपर्क भी किया था। और बाबर जो है, बाबर 1523 में ही दिल्ली के सल्तनत प्रमुख लोगों का निमंत्रण जो है बाबर को 1523 में ही मिला था। सिकंदर लोदी के भाई आलम खान लोदी, पंजाब के गवर्नर दौलत खान लोदी और इब्राहिम लोदी के चाचा अलाउद्दीन ने इब्राहिम के शासन को चुनौती देने के लिए बाबर से मदद मांगी थी। आलम खान ने बाबर के दरबार का दौरा भी किया था। बाबर अपनी जो है आत्मकथा बाबरनामा में राणा सांगा के पत्र के निमंत्रण का उल्लेख किया है। यही तथ्य लेकर के रामजी लाल सुमन ने कहा कि राणा सांगा ने बाबर को आमंत्रित किया था, लेकिन इसका जो जिक्र है ना वो पानीपत युद्ध के बाद आया। कहने का मतलब कि जब बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना कर दिया, पानीपत युद्ध जीत गया, उसके बाद इसका जिक्र आया है। जब बाबर राजपूत राजाओं के विरुद्ध युद्ध की तैयारी कर रहा था, जीएन शर्मा एक इतिहासकार हैं, गौरी शंकर ओझा एक इतिहासकार हैं, इन्होंने तर्क दिया है कि बाबर ने अपने साझा प्रतिद्वंदी इब्राहिम लोदी के खिलाफ गठबंधन की उम्मीद में खुद राणा सांगा से संपर्क किया था। उन्होंने कहा कि राणा सांगा शुरू में इसके लिए तैयार भी दिखे, लेकिन बाद में उन्होंने संभवतः मेवाड़ दरबार में अपने सलाहकारों के प्रतिरोध के कारण अपने कदम पीछे खींच लिए। पहले वो तैयार थे, बाद में वो पीछे खींच लिए। महत्वाकांक्षा और संधियों से प्रेरित बाबर के भारत आगमन ने इतिहास की धारा को नया रूप दे दिया। भाई जब बाबर आया यहाँ तो जो है वो दूसरी बात हो गई। कुछ लोगों का कहना है कि जब इब्राहिम लोदी को राणा सांगा ने कई बार हराया था तो राणा सांगा बाबर को क्यों बुलाएंगे। ऐसा जो है राणा सांगा के दरबारी इतिहासकारों ने और तमाम इतिहासकारों ने इस बात का जिक्र किया है। अब मुगलों के खिलाफ राणा सांगा ने युद्ध किया था। 21 अप्रैल 1526 को बाबर ने पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोदी पर अपनी बहुप्रतीक्षित जीत हासिल कर ली थी, जो उसका 5वां प्रयास था। 5वें प्रयास में बाबर जो है वो हरा पाया था और भारत में सत्ता उसकी स्थापित हुई थी। इसके पहले वो पैर नहीं जमा पा रहा था और वो सीमांत प्रदेशों में जो है कुछ थोड़ा मोड़ा हमला करके जो है वो चला जाता था। जब जो है उसने भारत में अपना जो है प्रभुत्व स्थापित कर लिया, इस सफलता के बाद बाबर ने अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश किया। उसने उत्तरी भारत के प्रमुख शक्ति राणा सांगा उसके लिए बाधा खड़ी हो गए। इस टकराव की स्थिति पैदा हो गई। पहली झड़प तो 1527 बयाना के युद्ध में हुई। अब्दुल अजीज के नेतृत्व में बाबर की सेना ने बयाना के किले पर कब्जा कर लिया, जो सांगा के क्षेत्र के एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। हालांकि राणा सांगा ने जवाबी कार्रवाई की और मुगलों को हरा दिया, जो भारत में उनकी पहली हार थी मुगलों की। यह संघर्ष 1527 को खानवा की लड़ाई में बदल गया, जो बाबर की तैमूर सेना और राणा सांगा के अधीन मेवाड़ साम्राज्य के बीच लड़ी गई थी। उत्तरी भारत में वर्चस्व स्थापित करने के लिए महत्वपूर्ण इस लड़ाई को मध्यकालीन इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ माना जाता है। सतीश चंद्रा एक इतिहासकार हैं, उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा है कि सल्तनत से लेकर मुगलों तक में लिखा है कि जो यह युद्ध उत्तर भारत में बारूद के व्यापक इस्तेमाल वाली सबसे पहली लड़ाइयों में से एक था राणा सांगा के खिलाफ। हालांकि तैमूरियों ने जीत हासिल की, लेकिन इस युद्ध में दोनों पक्षों को भारी नुकसान हुआ और इस क्षेत्र के नियंत्रण के लिए संघर्ष काफ़ी जोर हो गया। कहा जाता है कि राणा सांगा को जहर दिया गया था। 1527 में भरतपुर के खानवा के युद्ध हुआ था, तो पहली मुठभेड़ में राजपूतों के हाथ लगी। पहली मुठभेड़ में तो जीत जो है राजपूतों के हाथ लगी, लेकिन अचानक एक तीर राणा सांगा के आँख में लगा। वह युद्ध भूमि से दूर हो गए और राजपूत हार गए। इसके बाद भारत में मुगल साम्राज्य स्थापित हो गया। बाबर ने युद्ध का बदला लेने के लिए युद्ध विरोधी सरदारों ने सांगा को जहर देकर मार दिया।
महाराणा सांगा की 30 जनवरी 1528 में 46 वर्ष की उम्र में ही मृत्यु हो गई थी। राणा सांगा की एक आंख नहीं थी, एक हाथ भी उनका नहीं था, लेकिन राणा सांगा एक वीर के रूप में जाने जाते हैं। राणा सांगा के पत्र का जिक्र बाबरनामा में है, जिसको लेकर राम जी सुमन ने ये जो है टिप्पणी किया कि भाजपा वाले फिर उस गद्दार राणा सांगा के वंशज हैं और उनको तो जो है औरंगजेब को गद्दार करने से पहले अपने को सोचना चाहिए। इसी पर विवाद बढ़ गया और ये विवाद इतना बढ़ा कि केशव प्रसाद मौर्य ने भी कह दिया। उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के केशव प्रसाद मौर्य बोले कि राणा सांगा का अपमान, औरंगजेब का गुणगान, यही है अखिलेश यादव की असली पहचान। शायरी अंदाज में उन्होंने कहा कि राणा सांगा का गुणगान करना और राणा सांगा का अपमान करना और औरंगजेब का गुणगान करना, ये सपा की जो है नीति है। हम आपको बता दें, रामजी लाल सुमन द्वारा राज्यसभा में राणा सांगा को लेकर दिए गए बयान पर जो विवाद थम नहीं रहा है। केशव प्रसाद मौर्य ने अपने एक्स प्लेटफॉर्म पर लिखा कि राणा सांगा का अपमान, औरंगजेब का गुणगान, यही है सपा की राजनीति और इसके मुखिया अखिलेश यादव की असली पहचान। देश के महापुरुषों का बार बार अपमान और देश के दुश्मनों का सम्मान करके सपा अपने अंत का रास्ता खुद चुन लिया है। अब जनता ब्याज समेत हिसाब चुकता कर सपा को सजा देकर समाप्तवादी पार्टी बनाने का काम करेगी। यह एक्स पर जो है केशव प्रसाद मौर्य ने लिखा है। हालांकि राज्यसभा में दिए गए अपने बयान पर सपा सांसद सुमन ने कहा कि बाबर राणा सांगा के निमंत्रण पर भारत आया था। यह एक ऐतिहासिक तथ्य है। मेरा किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का इरादा नहीं था। हर बार कहा जाता है कि भारत के मुसलमानों के डीएनए में बाबर है। भारत के मुसलमान मोहम्मद साहब को अपना आदर्श मानते हैं और सूफी परंपरा का पालन करते हैं। मेरा किसी की भावनाओं पर ठेस पहुंचाने का इरादा नहीं था। जब उन्होंने विवाद बढ़ता देखा तो रामजी लाल सुमन ने अपने बयान पर सफाई दिया। हम आपको बता दें कि एक सपा नेता है रामपुर के राम कुमार नागर। राम कुमार नागर ने औरंगजेब को महापुरुष बताया और साथ ही रामजी लाल सुमन के बयान का सपोर्ट भी किया है। वो सपा के सचिव हैं। समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव का कहना था कि मौजूदा समय में भारतीय जनता पार्टी इतिहास से छेड़छाड़ करने के लिए लगातार इस तरीके का बयान दे रही है। सपा नेता ने कहा कि रामजी लाल सुमन के बयान को भारतीय जनता पार्टी के लोग तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं, जिससे आपसी भाईचारे को ठेस पहुंचाया जा रहा है। सरकार को जिस मुद्दे पर बात करनी चाहिए उस मुद्दे पर बात नहीं कर रही है। सपा नेता ने कहा कि शिक्षा बेरोजगारी की कब्र खोदनी चाहिए थी, जिससे देश में शिक्षा और रोजगार बढ़े, लेकिन मौजूदा सरकार के नुमाइंदे पुराने महापुरुषों की कब्रों को खोदने की बात कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव राम कुमार नागर का कहना था कि जिस तरीके से लगातार बयानबाजी हो रही है, इससे देश को नुकसान हो रहा है। मौजूदा समय में विकास की बातें होनी चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हर रोज बयानबाजी से देश को नुकसान हो रहा है और ये है भी। आज छोटे छोटे नेता बयान देते हैं और वो टीवी चैनल जो है 24 घंटा उसी पर जो है हिंदू मुस्लिम करने में पता नहीं जो है क्या होता है, जबकि इतने प्रेम से इतने सदियों से लोग रह रहे हैं। रामजी लाल सुमन के बयान को लेकर के जो है संगीत सोम, जो भाजपा के फायर ब्रांड नेता हैं, उन्होंने भी अखिलेश यादव पर हमला किया। उन्होंने तो कहा कि अब अखिलेश यादव का राजनीतिक करियर ख़त्म हो गया है और जो है क्या कहते हैं कि अखिलेश यादव जो है उन्होंने बयान दिया है, उनके शब्द थे जो रामजी लाल सुमन ने जो है अपनी भाषा में बोला था। तो ये विवाद बढ़ता जा रहा है, लेकिन इसी बीच जो है अब मामला ऐतिहासिक तथ्य की बात है। तो जब कोई नेता बोल दिया तो ये बात तो कुछ लोगों के दिमाग में गई ना। अब तो लोग इतिहास खंगाल रहे हैं कि इब्राहिम लोदी के खिलाफ जो है राणा सांगा या जो भी रहे हों, किसने आमंत्रित किया था बाबर को, किसने संपर्क किया था बाबर से, क्योंकि यहाँ राजनीतिक अस्थिरता थी। लोगों को ये लगा था कि जिस तरीके से पहले के विदेशी आक्रांता भाग गए थे, उन्होंने हमला किया, लूटा और चले गए, उसी तरीके से बाबर चला जाएगा, क्योंकि 4-5 बार वो सीमांत प्रदेशों में हमला करके वो चला गया था 4 बार। लेकिन जब 1526 में उसने पानीपत की लड़ाई में हरा दिया इब्राहिम लोदी को,
हेमू सेनापति थे उनके, हिंदू ही थे, हरा दिया, तब जो है जाके और सत्ता स्थापित कर ली भारत में रहने का उसने वो किया कि ये सत्ता स्थापित होगी यहाँ, तब जो है लोगों में खलबली मची, खानवा का युद्ध भी हुआ इसी को लेकर के। तो कहने का तात्पर्य ये है, कुछ लोगों ने आमंत्रित किया था, इब्राहिम लोदी के भाई, इब्राहिम लोदी के चाचा, तमाम लोगों ने उससे संपर्क किया था। और बाबरनामा में जो है उसने राणा सांगा के पत्र का भी जिक्र किया, राणा सांगा का पत्र मिला था मुझको मदद मांगने के लिए। तो अब ये लोग खंगाल रहे हैं, ये तथ्य आ गया अगर इतिहास का कि हाँ राणा सांगा ने भी पत्र दिया था, तमाम इतिहासकारों ने लिखा भी है। पहले तो वो राजी थे, फिर उसके बाद उन्होंने अपने कदम पीछे खींच लिए, हालांकि जो भी हो। लेकिन ये विवाद जिस तरीके से आया हुआ है, इस तरीके से अब तो जवाब देने को बनता है ना। बार बार आप मुसलमानों को गद्दार बोलते थे, मुसलमानों को गद्दार बोलते थे, अब ये तथ्य भी तो सामने आया। ठीक है, इतिहास किस तरीके से तोड़ मरोड़ कर लिखा जाएगा, हो सकता है भविष्य में राणा सांगा के पत्र का जिक्र ही हटा दिया जाए, लेकिन जब बाबरनामा की अगर मूल प्रति होगी तो उसमें तो लिखा ही रहेगा। अगर मिलेगी तो बाबरनामा की मूल प्रति, भाई हमने तो पढ़ा नहीं है लेकिन संरक्षित तो होगा ही, इसीलिए उसका जिक्र होता है। इतिहासकारों ने उसका अनुवाद भी किया है, किताबें उसकी जो है वो मार्केट में मिल भी जाती हैं, तो वहाँ से कैसे हटेगा। लेकिन कुल मिला के जो है मुख्य मुद्दों पर बात नहीं की जा रही है, लेकिन जो है ऐसे मुद्दों को जो है बढ़ावा दिया जा रहा है। देखिए विवाद कहाँ तक चलता है। अब तो 2027 तक लगता है कि इसी तरीके का माहौल बनेगा, लेकिन पीडीए के तहत जिस तरीके से समाजवादी पार्टी अपने को ग्लोबलाइज कर रही है, जिस तरीके से ध्रुवीकरण किया जा रहा है, धर्म के नाम पर भाजपा ध्रुवीकरण कर रही है, और जो है पीडीए और जात के नाम पर जो है वो समाजवादी पार्टी ध्रुवीकरण कर रही है, इससे लगता है कि यह विवाद आगे चलता रहेगा। मुख्य मुद्दे पर किसी को बात नहीं करनी है। हालांकि सपा बार बार कहती है मुख्य मुद्दे पर बात हो, लेकिन इन्हीं के नेता कुछ न कुछ ऐसा बोल देते हैं, भाजपा के नेता पलटवार करते हैं, यही चल रहा है आजकल राजनीति। चलिए देखते रहिए एमटी टॉक्स। बहुत बहुत धन्यवाद।